अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस, मतलब हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। और उसमें हमने एक मेथड डिस्कस कर लिए जो कि क्रैमर रूल था। अब हम उसका सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे और सेकंड जो मेथड है हमारे पास वो क्या है, मैट्रिसेस मेथड। मैट्रिसेस मेथड और आप इसको कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसको क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी नाम अगर आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली किस मेथड की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, इस मेथड को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट लूंगा। लेट्स से x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -4 एंड 2x1 minus 3x2 plus 2x3 is equals to -6, 2x1 plus 2x2 plus x3 is equals to 5। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है और हम इसको लिखना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको लिखें, हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट सबसे पहले इस तरीके में आपने करना ये है कि ये जो सिस्टम है ऑफ इक्वेशंस है ना, आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आपने x1 के कोफिशिएंट लिखने हैं तो 1 आएगा, 2 एंड 2, x2 के कोफिशिएंट -2, -3 एंड 2, x3 के कोफिशिएंट 1, 2 एंड 1। ठीक हो गया, एक मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आपने ये देखना है कि इस सिस्टम में कौन कौन से वेरिएबल यूज किए गए। तो आपने देखा कि x1, x2 एंड x3 यूज किया गया, फिर इक्वल का साइन है, और फिर आपने ये लिखना है कि जो इसमें कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं, मतलब जो राइट साइड पर जो टर्म्स आ रही हैं वो क्या है, तो -4, -6 और 5 आ रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट आपने इनको नाम देना। मैं इसमें लेट करता हूं कि ये जो पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये मेरे पास A हो गया, ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है ये X हो गया, और ये जो कांस्टेंट टर्म वाला मैट्रिक्स है ये मेरे पास क्या हो गया, B हो गया। तो मेरे पास क्या आएगा, AX इज इक्वल्स टू B आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, उसको दोबारा मैं लिख देता हूं, मैं उसको लिख सकता हूं कि AX इज इक्वल्स टू B आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपने बेसिकली हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं, हम इसमें x1, x2 और x3 की वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर आप a, x और b को देखें तो जो x मैट्रिक्स है ना, इसमें x1, x2 और x3, इसका मतलब ये कि अगर मैं x मैट्रिक्स, ये जो x मैट्रिक्स है, अगर ये फाइंड करूं तो x1, x2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब मुझे x चाहिए तो a उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। सो किस तरह से आएगा कि x इधर ही आएगा और a इनवर्स ऑफ b आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, आपने करना यह है कि आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना। ठीक हो गया, अच्छा, अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, एक मैट्रिक्स B नजर आ रहा है, तो मैट्रिक्स B की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, आपको इनवर्स नजर आ रहा है। तो आपने करना यह है कि स्टूडेंट आपने मैट्रिक्स ये जो A इनवर्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो पहले इसको, चलिए इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब आपने ये करना है कि जो A मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो A मैट्रिक्स की जो वैल्यूज थी वो क्या थी, वो आपके पास थी 1, -2, 1। अभी मैंने लिखा है, मैं वही दोबारा लिख रहा हूं। ठीक है, A मैट्रिक्स, सो 2, -3 और 2, अगेन 2, 2, 1। तो स्टूडेंट अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। सो A डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू -1। ठीक हो गया, सो हमने A डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए स्टूडेंट हमने 3x3 का एडजॉइंट ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A आपने लिखना है।
तो मैट्रिक्स से स्टूडेंट ये लिखा हुआ, इसके हर एंट्री का आपने क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है, इसका भी कोफैक्टर फाइंड करना है, इसका भी कोफैक्टर फाइंड करना है, इसका भी कोफैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं आपको याद कराने के लिए पहले इस 1 का कोफैक्टर लिखूंगा। अच्छा, इसका कोफैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, कोफैक्टर होगा इसका a11 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 1 और m11। ठीक हो गया, ये तरीका होगा किसका, अगर मैं इस 1 का कोफैक्टर लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा a11, क्या आएगा स्टूडेंट, a11, सो a11 ये आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 2। m11 का क्या मतलब है कि आपने a मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो क्या आएगा, -3 2 2 1 -3 2 2 1, सो -3 2 2 1 -3 2 2 1, तो a11 आ जाएगा आपके पास, ये तो 1 आएगा और यहां से -3 -4, सो a11 के स्टूडेंट आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी चीज सिखाई हुई है। अच्छा, इसी तरह आपने ये सारी चीजें फाइंड कर लेनी है, मतलब जो कोफैक्टर है a11 किया a12, तो वो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि आपको ऑलरेडी उसका आइडिया होगा, तो a12 जो होगा वो आपके पास 2 है, ये सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं, यही आएगा। a13 आपके पास 10 आएगा, a21 की वैल्यू आएगी आपके पास 4, a22 की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट आ जाएगी -1 एंड a23 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -6, a31 की वैल्यू आपके पास आएगी -1, a32 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0 और a33 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स ए में टोटल 9 एलिमेंट्स थे, तो हर एलिमेंट का आपने कोफैक्टर फाइंड करना है, और कोफैक्टर का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि कोफैक्टर क्या होता है। अगर मैंने पहली एंट्री का, जैसे आप यहां देखें तो ये जो आपको 1 नजर आ रहा है ना, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका मतलब मैंने a11 फाइंड करना। अगर आप इसकी बात करें तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो इसका मतलब क्या, मैंने a12 फाइंड करना है। अगर आप इसकी बात करें तो मैंने क्या करना है कि ये किस में है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो मैंने a13 फाइंड करना। ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी आइडिया है। ठीक है, अच्छा, ये हमें बेसिकली क्यों चाहिए होते हैं, ये हमें एडजॉइंट के लिए चाहिए होते हैं। एडजॉइंट क्या करते हैं कि आपने स्टूडेंट क्या करना है, एक नया मैट्रिक्स लिखना है जिसमें आपने सारे कोफैक्टर लिखने, कहां से, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33,